19 रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुण। 1. उत्पत्ति ओरिजिन, अल्फा नाभिक से, बीटा नाभिक से, गामा नाभिक से। 2. प्रकृति नेचर, धनात्मक, बीटा की ऋणात्मक, गामा की उदासीन। 3. रचना, अल्फा की 2He की पावर 4, बीटा की 1E की पावर 0, गामा की फोटोन। 4. द्रव्यमान, अल्फा का 6.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, बीटा की 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, गामा 0। 5. गुण आवेश, अल्फा की +2E, बीटा की -1.6 गुणा 10 की पावर -19 C, गामा 0। 6. गुण फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट तथा गामा की स्क्वायर रूट। 7. विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, अल्फा की स्क्वायर रूट, बीटा की स्क्वायर रूट, गामा की डैश। यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसा साइन दिया गया है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र या अपने सहयोगी से संपर्क कर सकते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। स्थायी नाभिक एवं अस्थायी नाभिक में अंतर। स्थायी नाभिक 1 निम्न परमाणु संख्या, अस्थायी नाभिक 1 उच्च परमाणु संख्या। 2 स्थायी नाभिक निम्न द्रव्यमान संख्या, अस्थायी नाभिक 2 उच्च द्रव्यमान संख्या। 3 स्थायी नाभिक छोटे आकार का नाभिक, अस्थायी नाभिक 3 बड़े आकार का नाभिक। 4 न्यूट्रॉन n बटे प्रोटॉन p = 1, अस्थायी नाभिक न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन > 1। प्रश्न 307। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाला प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी-फॉजन नियम कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वो उस समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अभ्रकोष्ठ क्लाउड चैम्बर, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक 6C की पावर 12 व 6C की पावर 14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m
एवं प्रकाश का वेग c है, तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E=mc² होती है। नोट: आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 ईस्वी का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। 20. नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, वो नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फिजन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के खंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पृष्ठ 309। 1. अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम, एटम बम। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम उष्ठक के अंदर 92, यूरेनियम की पावर 235 तथा प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम की पावर 239 का प्रयोग किया जाता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टी, एटॉमिक पाइल या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1. रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। 2. रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। 3. रिएक्टर में नियंत्रक छड़, कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम या बोरन छड़ को उपयोगी किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग। 1. इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। 2. रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है 1H2 + 1H3 वेक्टर 2He4 + 0N1 + 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1952 ईस्वी में किया। ये नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। ये बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 21.
ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब यानी 10 की पावर 11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब यानी 10 की पावर 11 तारे हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11 बराबर 10 की पावर 22 कोटि की होगी। पृष्ठ 310 ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल विज्ञानियों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेटर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले ये ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा है। इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और इसका विस्तार होना शुरू हो गया। इस महाविस्फोट ने अति सघन पिंड बिंदु को छिन्न भिन्न कर दिया और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए और उसी से आकाश गंगाएं बनी जो अभी तक भाग रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के तत्काल बाद एक सेकंड के कई गुना छोटे भाग के समय अंतराल से ब्रह्मांड परमाणविक आकार में बढ़कर कॉस्मिक आकार में बदल गया। तदुपरांत ब्रह्मांड के प्रसार की गति थोड़ी धीमी हुई पर इसका ताप काफी समय तक अत्यधिक रहा। 1 खरब वर्षों के उपरांत तारों तथा गैलेक्सियों का पहली बार अवतरण हुआ। हमारा सौरमंडल भी 4.5 खरब वर्ष पूर्व बना है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 0.37 खरब वर्ष पूर्व हुआ। हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का ना तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था, ना ही कभी इसका अंत होगा, अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड का न आदि है और न अंत। इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाएं आपस में दूर तो होती जाती हैं, परंतु उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी दूर होती आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगहों में नई आकाश गंगाएं बनती रहती हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का पदार्थ घनत्व एकदम स्थिर बना रहता है। आज तक दिए गए सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित 3 अन्वेषणों पर आधारित है। 1. ब्रह्मांड का लगातार प्रसार, कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। 2. ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा है, यूनिवर्सल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 3. ब्रह्मांड का अधिकाधिक द्रव्यमान रहस्यमय ढंग से हमारी दृष्टि से परे है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स इज mysteriously हिडन फ्रॉम आवर व्यू। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट कहा जाता है, पर आधारित है। अवरक्त विस्थापन रेडशिफ्ट। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात ये दृश्य आप्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और ये आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। पृष्ठ 311। अवरक्त विस्थापन में
इसके आधार पर ही 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वैधशाला ऑब्जर्वेटरी में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही हैं। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में वो निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचे। 1. सभी मंदाकिनी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं। 2. कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग v दूरी d के समानुपाती होगा, अर्थात v डायरेक्टर प्रोपोर्शनल d या v = उपर्युक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ h एक नियतांक है जिसे हब्बल नियतांक या हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC तथा इसका मान 67 किलोमीटर सेकंड की पावर -1 बटे MPC होता है। MPC मेगा पारसेक। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ टाइम होता है, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁻9 वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁻9 वर्ष से 19 × 10⁻9 वर्ष के बीच होती है। नोट: हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण ही सेशन के नियम पर आइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इस तेजी से प्रतिसरण करेंगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी गैलेक्सी। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स प्रबल या दृढ़ बल स्ट्रॉन्ग फोर्स और कमजोर बल वीक फोर्स में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां यानी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनियों में लगभग 100 अरब तारे यानी 11⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या लगभग 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना है। नोट: मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। मंदाकिनियों को प्रायः उनकी आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 सर्पिल स्पाइरल, 2 दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल और 3 अनियमित इररेगुलर। अब तक के ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% और दीर्घवृत्तीय तथा 3% अनियमित आकार वाली हैं। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियां दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफी बड़ी होती है। दुग्ध मेखला, आवर ओन गैलेक्सी दी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसकी व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और ये मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन 250 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। पृष्ठ 312। हमारी मंदाकिनी के में तारे चपटी चक्री का नुमा संरचना में अंतर्वृष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफी मोटी होती है जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है।
यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर ये प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। ये आकाश गंगा कहलाती है। तारामंडल। तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है वृहत सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि अर्सा माइनर, मृग, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतया वृहत सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग। ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाने प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे। तारे यानी स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लोह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, 1 लाल, 2 सफेद और 3 नीले। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, जबकि वो तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। प्राक्सिमा सेंटोरी। ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। एल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। पृष्ठ 313। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थिर प्रतीत होता है और उस समय उसके साथ अपनी स्थिति में नहीं बदलता है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास। बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ऊर्ट बादल, ऊर्ट क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों का ताप 173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है, तब ये सूर्य के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार।
आदि तारा अत्यधिक संघन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा द्वारा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड सिकुड़कर श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। 2, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है तो उसका बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। पृष्ठ 314। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। ये रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि ये रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अरब से अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निकल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है क्योंकि इस अवस्था में ये नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक संघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएंगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वो श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि ये संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब
होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात M स्टार ग्रेटर के नीचे डैश का साइन है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। M स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 1.44 M सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पृष्ठ 315। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार एंड न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ये विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड को संकुचन होते रहता है और वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10 की पावर 8 लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ये अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2gm प्रति c स्क्वायर, जहां c प्रकाश की चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तब वो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। विविध 22 वैज्ञानिक उपकरण। 1. अक्यूम्युलेटर। इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। 2. एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। 3. अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। 4. अमीटर। इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। 5. अनीमोमीटर। ये उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। 6. ऑडियोमीटर। ये उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। 7. ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। 8. बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। 9. बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। 10. बैरोमीटर। ये उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। 11. बाइनोक्यूलर। ये उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। 12. कैलिपर्स। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। 13. कैलोरीमीटर। ये उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। पृष्ठ 316। 14. कार्बोरेटर।
इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। 15. कार्डियोग्राम। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। 16. क्रोनोमीटर। ये उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। 17. सिनेमेटोग्राफी। इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। 18. कंपास बॉक्स। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। 19. कंप्यूटर। ये एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। 20. साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। 21. डायनेसिटी मीटर। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। 22. डिक्टाफोन। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। 23. नमन मापी। ये उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24. डायनोमोमीटर। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। 25. एपिडास्कोप। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के मापने में होता है। 25. फेदोमीटर। ये यंत्र समुद्र की गहराई नापने का काम आता है। गैलेवेनोमीटर। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। 28. गाइगर मूल काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन। ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज। इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलेडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर। ये उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। 38. मेगाफोन। वो उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। 39. मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। 40. माइक्रोमीटर। ये एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ 317। 41. माइक्रोस्कोप। ये छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। 42. माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, जिनका की सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। 43. ऑडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। 44. ऑसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। 45. पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर को दृश्य दिखाई पड़ सकता है। 46. पोटेंशियोमीटर। ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। 47. पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 48. फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। 49. फोटामीटर। ये दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। 50. फोटो टेलीग्राफ। ये फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। 51. साइट्रोटॉन। ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। 52. रडार। ये यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। 53. रेनगेज। ये वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। 54. रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। 55. रेडियो टेलीस्कोप। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। 56. रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ये पारदर्शक माध्यमों का अपरिवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। 57. सिस्मोग्राफ। ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है।
58 सेफ्टी लैंप, ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। 59 सेक्स टेंट, ये किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। 60 स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। 61 स्पीडोमीटर, ये गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। 62 सबमरीन, ये पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। 63 स्पेरोमीटर, ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। 64 बिस्कोमीटर, ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 65 टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। 66 टेलीप्रिंटर, ये समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। 67 टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। 68 टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 69 टेल स्टार, ये अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। पृष्ठ 318। 70 थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। 71 थियोडोलाइट, ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। 72 एक्टिओमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। 73 होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी कुशन पर चलता है। ये साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता। 74 टैकोमीटर, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। बैरोमीटर, आविष्कारक ई टॉरसेली, देश इटली, वर्ष 1644। विद्युत बैटरी, आविष्कारक अलेसांद्रो वोल्टा, देश इटली, वर्ष 1800। बाइसिकल, आविष्कारक के मैकमिलन, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1839। बाइसिकल टायर, आविष्कारक जॉन डनलप, देश ब्रिटेन, वर्ष 1888। बाइफोकल लेंस, आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, देश यूएसए, वर्ष 1780। बुनसन बर्नर, आविष्कारक रॉबर्ट बुनसन, देश जर्मनी, वर्ष 1855। कंप्यूटर, आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, देश ब्रिटेन, वर्ष 1834। कैरेस्कोग्राफ, आविष्कारक जेसी बोस, देश भारत, वर्ष 1928। कॉस्मिक किरणें, आविष्कारक विक्टर हेस, देश ऑस्ट्रिया, वर्ष 1912। कार्बन पेपर, आविष्कारक रॉल्फ वेजवुड, देश इंग्लैंड, वर्ष 1806। कार वाष्प, आविष्कारक निकोलस कुगनाट, देश फ्रांस, वर्ष 1769। कार आंतरिक दहन, आविष्कारक सैमुअल ब्राउन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1826। कार पेट्रोल, आविष्कारक कार्ल बेंज, देश जर्मनी, वर्ष 1885। कार्ब्यूरेटर, आविष्कारक जी डेमलर, देश जर्मनी, 1876। कताई मशीन, आविष्कारक सैमुअल क्रॉम्पटन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1779। कारपेट स्वीपर, आविष्कारक मेलविल ब्रिसेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। क्रोनोमीटर, आविष्कारक जॉन हैरिसन, देश जर्मनी, वर्ष 1735। घड़ी यांत्रिक, आविष्कारक आई सिंग व लियांग सैन, देश चीन, वर्ष 1725। घड़ी पेंडुलम, आविष्कारक क्रिश्चियन ह्यूगेस, देश नीदरलैंड, वर्ष 1656। डीजल इंजन, आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, देश जर्मनी, वर्ष 1895। डायनेमो, आविष्कारक माइकल फेराडे, देश इंग्लैंड, वर्ष 1831।
डेंटल प्लेट, आविष्कारक एंथोनी प्लेटसन, देश यूएसए, वर्ष 1817। डिस्क ब्रेक, आविष्कारक एफ लेचेस्टर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1902। डीसी मोटर, आविष्कारक जेनोबे ग्रामे, देश बेल्जियम, वर्ष 1873। एसी मोटर, आविष्कारक निकोला टेस्ला, देश यूएसए, वर्ष 1888। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आविष्कारक विलियम स्टार्जन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1824। फिल्म मूये चलचित्र, आविष्कारक लुई ली प्रिंस, देश यूएसए, वर्ष 1855। फिल्म वाक चलचित्र, आविष्कारक जे मुसोली व हेंस बागट, देश जर्मनी, वर्ष 1922। फिल्म संगीत युक्त, आविष्कारक लीडी फॉरेस्ट, देश यूएसए, वर्ष 1923। फाउंटेन पेन, आविष्कारक लेविस वाटरमैन, देश यूएसए, वर्ष 1884। गैल्वेनोमीटर, आविष्कारक एंड्रे मैरी एम्पियर, देश फ्रांस, वर्ष 1834। गैस लाइटिंग, आविष्कारक विलियम मर्डॉक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1792। ग्लाइडर, आविष्कारक जॉर्ज केले, देश ब्रिटेन, वर्ष 1853। पृष्ठ 319। ग्रामोफोन, आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, देश यूएसए, वर्ष 1878। गायरो कंपास, आविष्कारक सर अल्पर स्पेरी, देश यूएसए, वर्ष 1911। गीगर काउंटर, आविष्कारक हेंस गीगर, देश जर्मनी, वर्ष 1913। गैस फायर, आविष्कारक फिलिप लेबन, देश फ्रांस, वर्ष 1799। लाउडस्पीकर, आविष्कारक हॉरिस शॉर्ट, देश ब्रिटेन, वर्ष 1900। लोगारिथम, आविष्कारक जॉन नेपियर, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1614। नियॉन लैंप, आविष्कारक जॉर्ज क्लाड, देश फ्रांस, वर्ष 1910। नायलॉन, आविष्कारक डॉक्टर वॉलेस कैरायर्स, देश अमेरिका, वर्ष 1937। सेफ्टी पिन, आविष्कारक वॉल्टर हंट, देश यूएसए, वर्ष 1849। स्कॉच टेप, आविष्कारक रिचर्ड ड्रे, देश यूएसए, वर्ष 1930। स्वतः चालक, आविष्कारक चार्ल्स केटरिंग, देश यूएसए, वर्ष 1911। स्लाइड पैमान, आविष्कारक विलियम ऑफ ट्रेड, देश ब्रिटेन, वर्ष 1621। स्काई स्क्रैपर, आविष्कारक विलियम जेनी, देश यूएसए, वर्ष 1882। स्टील, आविष्कारक हेनरी बेसेमर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1855। सुपर कंडक्टिविटी, आविष्कारक एच.के. ओनेस, देश नीदरलैंड, वर्ष 1911। स्टीम इंजन कंडेंसर, आविष्कारक जेम्स वॉट, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1769। स्टीम इंजन पिस्टन, आविष्कारक धाम न्यूकोमेन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1712। सेलुलाइड, आविष्कारक अलेक्जेंडर पार्क, देश ब्रिटेन, वर्ष 1861। सेफ्टी मैच, आविष्कारक जॉन वाकर, देश ब्रिटेन, वर्ष 1826। सेफ्टी लैंप, आविष्कारक हम्फ्रे डेवी, देश ब्रिटेन, वर्ष 1816। सीमेंट पोर्टलैंड, आविष्कारक जोसेफ आर्गडीन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1824। सिनेमा, आविष्कारक लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी, देश फ्रांस, वर्ष 1895। ट्रैक्टर, आविष्कारक रॉबर्ट फार्मिच, देश यूएसए, वर्ष 1892। हारपीडो, आविष्कारक रॉबर्ट हुएलट ईट, देश ब्रिटेन, वर्ष 1866 से 68। टैंक, आविष्कारक सर आर्नेस्ट स्वीटन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1914। टेलीग्राफ यांत्रिक, आविष्कारक एम लेमांड, देश फ्रांस, वर्ष 1787। टेलीग्राफ कोड,
देश आविष्कारक सैमुअल मोर्स, देश यूएसए, वर्ष 1837। टेलीफोन आविष्कारक ग्राहम बेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। टेलीविजन यांत्रिक आविष्कारक जे एल बेयर्ड, देश ब्रिटेन, वर्ष 1926। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारक टेलर फॉरेंसवर्थ, देश यूएसए, वर्ष 1927। टेरीलीन आविष्कारक विनफील्ड व डिक्सन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1941। टाइपराइटर आविष्कारक पेलेग्रीन टेरी, देश इटली, वर्ष 1808। ट्रांजिस्टर आविष्कारक जॉन बर्डीन, विलियम शाकले व वाल्टर बर्टन, देश यूएसए, वर्ष 1948। थर्मामीटर आविष्कारक गैलीलियो गैलीलिई, देश इटली, वर्ष 1593। ट्रांसफार्मर आविष्कारक माइकल फेराडे, देश ब्रिटेन, वर्ष 1831। वॉशिंग मशीन आविष्कारक हार्ले मशीन मिशन कंपनी, देश यूएसए, वर्ष 1907। वेल्डिंग मशीन विद्युत आविष्कार एलिसा थॉमसन, देश यूएसए, वर्ष 1877। पनडुब्बी आविष्कारक डेविड बुस्नेल, देश यूएसए, वर्ष 1776। विद्युत पंखा आविष्कारक व्हीलर, देश यूएसए, वर्ष 1776। हेलीकॉप्टर प्रारूपिक आविष्कारक ला उनवाय एवं बिएनवेनु, देश फ्रांस, वर्ष 1784। हेलीकॉप्टर मानव चालित आविष्कारक E.R. ममफोर्ड, देश डैश, वर्ष 1905। पृष्ठ 320। होवरक्राफ्ट आविष्कारक सर क्रिस्टोफर कांक्रेल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1955। मशीन गन आविष्कारक सर जेम्स बकल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1718। मानचित्र आविष्कारक सुमेरियनों द्वारा, देश डैश, वर्ष ईसा पूर्व 2250। माइक्रो प्रोसेसर आविष्कारक M.E. हॉफ, देश यूएसए, वर्ष 1971। माइक्रोस्कोप आविष्कारक Z. जॉनसन, देश नीदरलैंड, वर्ष 1590। मोटरसाइकिल आविष्कारक G. डैमलर, देश जर्मनी, वर्ष 1885। माइक्रोफोन आविष्कारक ग्राहम बेल, देश यूएसए, वर्ष 1876। पेनिसिलिन आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देश इंग्लैंड, वर्ष 1928। प्रकाश का वेग आविष्कारक फिजियाउ, देश इंग्लैंड, वर्ष 1902। प्रेशर कुकर आविष्कारक डेनिस पैपिन, देश इंग्लैंड, वर्ष 1679। पेपर आविष्कारक मुलबेरी फाइबर, देश चीन, वर्ष 105। पैरासूट आविष्कारक एलेक्जेंडर पार्क्स, देश ब्रिटेन, वर्ष 1862। पॉपुलर जलयान आविष्कारक फ्रांसिस स्मिथ, देश ब्रिटेन, वर्ष 1837। प्रिंटिंग प्रेस आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग, देश जर्मनी, वर्ष 1455। पाकिक मीटर आविष्कारक कार्लटन मैगी, देश यूएसए, वर्ष 1935। पाश्चुरीकरण आविष्कारक लुई पाश्चर, देश फ्रांस, वर्ष 1867। रडार आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन वॉट, देश स्कॉटलैंड, वर्ष 1930। रेडियो टेलीग्राफी आविष्कारक डेविड एडवर्ड ह्यूज, देश ब्रिटेन, वर्ष 1879। रेडियो टेलीग्राफी आविष्कारक G. मार्कोनी, देश इटली, वर्ष 1901। रेजर विद्युत आविष्कारक जैकेब शिक, देश यूएसए, वर्ष 1931। रेजर सेफ्टी आविष्कारक किंग जिलेट, देश यूएसए, वर्ष 1895। रेफ्रिजरेटर आविष्कारक हैरिसन व टिनिंग, देश यूएसए, वर्ष 1850। रबर पौधों का दूध फॉर्म आविष्कारक डनलप रबर कंपनी, देश ब्रिटेन, वर्ष 1928। रबर टायर आविष्कारक थॉमस हॉनकॉक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1846। रबर जलरोधी आविष्कारक चार्ल्स मैकिन्टोश, देश ब्रिटेन, वर्ष 1823।
रबड़ वल्कनीकृत, आविष्कारक चार्ल्स गुडियर, देश यूएसए, वर्ष 1841। रिवॉल्वर, आविष्कारक सैमुअल कोल्ट, देश यूएसए, वर्ष 1935। रिकार्ड लॉन्ग प्लेइंग, आविष्कारक डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क, देश यूएसए, वर्ष 1948। लैंड्रिट, आविष्कारक जॉर्ज कैंट्रेल, देश यूएसए, वर्ष 1934। लेजर, आविष्कारक थियोडर मैमेन, देश यूएसए, वर्ष 1960। लिफ्ट, यांत्रिक, आविष्कारक इलिसा ओटिस, देश यूएसए, वर्ष 1852। लाइटिंग कंडक्टर, आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, देश यूएसए, वर्ष 1737। लिनोलियम, आविष्कारक फ्रेडरिक बाल्टन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1860। लोकोमोटिव रेल, आविष्कारक रिचर्ड ट्रैकेथिक, देश ब्रिटेन, वर्ष 1804। थर्मस फ्लास्क, आविष्कारक डेवार, देश यूएसए, वर्ष 1714। माइक्रोमीटर, आविष्कारक विलियम कॉजीन, देश ब्रिटेन, वर्ष 1636। साइक्लोट्रॉन, आविष्कारक लॉरेंस, देश यूएसए, वर्ष 1931। जेट इंजन, आविष्कारक फ्रैंक व्हीटल, देश ब्रिटेन, वर्ष 1937। सौर मंडल, आविष्कारक कॉपरनिकस, देश पोलैंड, वर्ष 1540। ग्रहों की खोज, आविष्कारक केपलर, देश जर्मनी, वर्ष 1601। स्कूटर, आविष्कारक जी ब्राडशा, देश ब्रिटेन, वर्ष 1919। नोट, 1907 ईस्वी में लुइस बर्गुएट फ्रांस ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। पृष्ठ 321। 24। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। खोज परमाणु, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, वर्ष 1808। परमाणु संरचना, वैज्ञानिक नील बोहर व रदरफोर्ड, वर्ष 1913। गति विषयक नियम, वैज्ञानिक न्यूटन, वर्ष 1687। रेडियो एक्टिविटी, वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल, वर्ष 1896। रेडियम, वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, वर्ष 1898। सापेक्षता का सिद्धांत, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ष 1905। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैज्ञानिक माइकल फेराडे, वर्ष 1831। रमन प्रभाव, वैज्ञानिक सीवी रमन, वर्ष 1928। एक्सरे किरणें, वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टन, वर्ष 1895। क्वांटम सिद्धांत, वैज्ञानिक विल्हेम मैक्स प्लांक, वर्ष 1900। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ष 1905। विद्युत आकर्षण के नियम, वैज्ञानिक कूलम, वर्ष 1779। फोटोग्राफी धातु में, वैज्ञानिक जे निप्से, वर्ष 1826। फोटोग्राफी कागज में, वैज्ञानिक डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, वर्ष 1835। फोटोग्राफी फिल्म में, वैज्ञानिक जॉन कार्बट, वर्ष 1888। आवर्त सारणी, वैज्ञानिक मेंडलीफ, वर्ष 1869। विद्युत प्रतिरोध के नियम, वैज्ञानिक जी.एस. ओम, वर्ष 1827। तैरने के नियम, वैज्ञानिक आर्किमिडीज, वर्ष 1827। तापायनिक उत्सर्जन, वैज्ञानिक एडिसन, वर्ष डैश। डायोड वाल्व, वैज्ञानिक सर जे.एस. फ्लेमिंग, वर्ष 1904। ट्रायोड वाल्व, वैज्ञानिक डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, वर्ष 1906। नाभिकीय रिएक्टर, वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, वर्ष 1942। विद्युत अपघटन के नियम, वैज्ञानिक फेराडे, वर्ष डैश। बेतार का तार, वैज्ञानिक मार्कोनी, वर्ष 1901। ये थे भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। 25। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 ग्रेन 64.8 मिलीग्राम। 1 फुट 0.3 मीटर, 1 ग्राम
1.77 ग्राम। 1 गज 0.91 मीटर। 1 औंस 28.35 किलोग्राम। 1 मील 1.60 किलोमीटर। 1 पाउंड 0.4536 किलोग्राम। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 डाइन 10 की पावर माइनस न्यूट्रन। 1 चेन 20.11 मीटर। फाउंडल 0.1383 न्यूटन। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर। अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर। अर्ग 10 की पावर माइनस 7 जूल। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अश्वशक्ति 746 वॉट। वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 1 नॉटिकल मील 6080 फीट। वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर। 1 फैदम 6 फीट। वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर। 1 मील 8 फलांग। एकड़ 10 की पावर 4 वर्ग मीटर। 1 मील 5280 फीट। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर। 1 फुट 12 इंच। घन इंच 16.38 घन सेंटीमीटर। 1 गज 3 फीट। घन फुट 0.028 घन मीटर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। घन यार्ड 0.76 घन मीटर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 पिंट 0.56 लीटर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पृष्ठ 322। 26 माप तौल के विभिन्न मात्रक। राशि लंबाई मात्रक SI प्रतीक M। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम प्रतीक kg। समय मात्रक सेकंड प्रतीक S। कार्य तथा ऊर्जा मात्रक जूल प्रतीक J। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर प्रतीक A। ऊष्मा गतिक ताप मात्रक केल्विन प्रतीक K। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला प्रतीक CD। कोण मात्रक रेडियन प्रतीक RAD। ठोस कोण मात्रक स्टेरेडियम प्रतीक SR। बल मात्रक न्यूटन प्रतीक N। क्षेत्रफल मात्रक वर्ग मीटर प्रतीक m²। आयतन प्रतीक मात्रक घन मीटर प्रतीक m³। चाल मात्रक मीटर प्रति सेकंड प्रतीक ms की पावर -1। कोणीय वेग मात्रक रेडियन प्रति सेकंड प्रतीक RADS की पावर -1। आवृत्ति मात्रक हर्ट्ज प्रतीक HZ। जड़त्व आघूर्ण मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रतीक kgm²। संवेग मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्रतीक kgms की पावर -1। आवेग मात्रक न्यूटन सेकंड प्रतीक n.s। कोणीय संवेग मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड प्रतीक kgm² s की पावर -1। दाब मात्रक पास्कल प्रतीक PA। शक्ति मात्रक वाट प्रतीक W। पृष्ठ तनाव मात्रक न्यूटन प्रति मीटर प्रतीक Nm की पावर -1। श्यानता मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्रतीक n.s.m की पावर -2। ऊष्मा चालकता मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतीक Wm²-1 C²-1। विशिष्ट ऊष्मा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन प्रतीक J kg²-1 K²-1। विद्युत आवेश मात्रक कूलाम प्रतीक C। विभवांतर मात्रक वोल्ट प्रतीक V। विद्युत प्रतिरोध मात्रक ओम प्रतीक ओम। विद्युत धारिता फेरेड प्रतीक F। प्रेरक मात्रक हेनरी प्रतीक H। चुंबकीय फ्लक्स मात्रक बेवर प्रतीक WB।
ज्योति फ्लक्स मात्रक ल्यूमेन प्रतीक LM। प्रदीप्ति घनत्व मात्रक लक्स प्रतीक LX। तरंग दैर्ध्य मात्रक एंगस्ट्रम प्रतीक एंगस्ट्रम। A के ऊपर 0। इसी के साथ भौतिक विज्ञान से संबंधित ये जानकारी समाप्त। प्रश्न 1 4 गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r2 होता है, जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 यानी Nm²/kg² होता है। गुरुत्व ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण G कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण G वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। G के मान में परिवर्तन। 1 पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। 2 G का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है। 3 G का मान न्यूनतम विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है। 4 पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। 5 पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। नोट: यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। 1 जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। 2 जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। 3 जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। 4 यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। 5 यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। 1 प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। 2 प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। प्रश्न 3 सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल T कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग T² ग्रह के सूर्य की औसत दूरी r के धन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात T² प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है r³ के। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण: सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट: IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। उपग्रह सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। 1 उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। 2 उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है।
एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। नोट: पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। एक उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। 2 उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट: पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू-स्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भू-स्थायी उपग्रह कहलाता है। ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भू-तुल्यकालिक जियोसाइनोक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग VO बराबर √GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग VE बराबर √2GRE। अतः VE बराबर √2VO अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पृष्ठ 4। 3 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल के ऊपर अपर वेक्टर तथा विस्थापन के ऊपर भी अपर वेक्टर का साइन लगा है, यानी यहाँ एक तीर लगे हुए हैं। नोट: यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F गुणा S cos थीटा। ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, 2 स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke होगी, यानी ke = ½ mv²। पृष्ठ 275। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है P.E पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहां m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, 1 डायनेमो,
ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 2 मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 3 माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 4 लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 5 सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 6 ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 7 विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 8 विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 9 विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 10 सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। Ke = p²/2m, जहां p संवेग = mv। अर्थात संवेग के दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t, यहाँ t स्मॉल है। शक्ति का SI मात्रक वॉट है, यानी W है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर जूल बटे सेकंड बराबर वॉट, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 MW = 10⁶ वॉट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति HP बराबर 746 वॉट। वॉट सेकंड WS। 1 वॉट सेकंड बराबर 1 वॉट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वॉट घंटा यानी WH बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। W, KW, MW तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। पृष्ठ 276। भौतिक विज्ञान। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नोट: यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F गुणा S cos थीटा। ऊर्जा, एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। 1 गतिज ऊर्जा, 2 स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा Ke होगी। Ke बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है P.E बराबर mgh, जहां m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वजनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। 1 उपकरण डायनेमो, ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 2 मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 3 माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 4 लाउडस्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 5 सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 6 ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 7 विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 8 विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 9 विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
10 सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध ke बराबर p²/2m, जहां p संवेग बराबर mv, अर्थात संवेग के दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति पावर, कार्य करने की दर की को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वॉट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर जूल बटे सेकंड बराबर वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वॉट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति HP बराबर 746 वॉट। वॉट सेकंड WS। 1 वॉट सेकंड बराबर 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वॉट घंटा WH बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। W, KW, MW तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। पृष्ठ 2 गति अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोट: विद्युत धारा, करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी डिस्टेंस किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। ये सदैव धनात्मक यानी प्लस पॉजिटिव होती है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल स्पीड किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण एक्सीलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन रिटार्डेशन कहते हैं। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। पृष्ठ 272 इसे प्रायः W ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात W बराबर यानी एंगुलर वेलोसिटी बराबर θ/t। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो W बराबर 2πn। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π ब्रैकेट में 360 डिग्री ब्रैकेट क्लोज रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणा n बराबर 2πrn। यही उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी, अर्थात v = 2πrn। चूंकि v बराबर 2πn गुणा r बराबर ओमेगा इंटू r। कोष्ठक में चूंकि w बराबर 2πn कोष्ठक समाप्त। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणा त्रिज्या।
न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण: 1. ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। 2. चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। 3. कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। संवेग, मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग के परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट: प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए: 1. बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछा की ओर धक्का लगना। 2. नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। 3. रॉकेट को उड़ाने में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत: यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। पृष्ठ 273। आवेग, इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड ns है, कैपिटल N और स्मॉल s, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट: वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण यानी T बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा।
ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन्स, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक, लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक आलंब, फलक्रम, जिस प्रतिनिश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। 2 आयास, एफर्ट, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। 3 भार, लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलाश, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि। पृष्ठ 274। 2 द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। 3 तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरिमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। एक संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वो पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। 2 अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। 3 उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 1 वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। 2 गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। 1 मात्रक। मात्रक यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, एवं व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। 1 लंबाई, भौतिक राशि। एसआई के मूल मात्रक मीटर, संकेत मीटर, एम मीटर। 2 द्रव्यमान। एसआई के मूल मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। 3 समय। एसआई के मूल मात्रक सेकंड, संकेत एस। 4 ताप। एसआई के मूल मात्रक केल्विन, संकेत के। 5 विद्युत धारा। एसआई के मूल मात्रक एम्पियर, संकेत ए। 6 ज्योति तीव्रता। एसआई के मूल मात्रक कैंडेला, संकेत सीडी। 7 पदार्थ का परिमाण। एसआई के मूल मात्रक मोल, संकेत एमओएल। एसआई के संपूरक मूल मात्रक एक समतल कोण, रेडियन, संकेत आरएडी। 2 घन कोण, सॉलिड एंगल। एसआई के मूल मात्रक स्टेरेडियन, संकेत एसआर। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। 1 ताप,
डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पुराना, संकेत डिग्री सेल्सियस नया। 2 आवृत्ति, SI के संपूरक मूल मात्रक, कंपन प्रति सेकंड CPS पुराना, संकेत हर्ट्ज नया। 3 ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, SI के मूल मात्रक कैंडल शक्ति CP पुराना, संकेत कैंडेला CD नया। वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन है एवं SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कार्य की CGC पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं SI पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। पृष्ठ 271। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। 10 की घात 10 की घात 18 पूर्व प्रत्यय प्रीफिक्स एक्सा, प्रतीक कैपिटल E। 10 की घात 15 पूर्व प्रत्यय पेटा, प्रतीक कैपिटल P। 10 की पावर 12 पूर्व प्रत्यय टेरा, प्रतीक कैपिटल T। 10 की पावर 9 पूर्व प्रत्यय जाएगा, सिंबल प्रतीक कैपिटल G। 10 की पावर 6 मेगा, प्रतीक कैपिटल M। 10 की पावर 3 किलो, प्रतीक स्मॉल k। 10 की पावर 2 हेक्टो, प्रतीक स्मॉल h। 10 की पावर 1 डेका, प्रतीक स्मॉल da। 10 की पावर -18 पूर्व प्रत्यय एटो, प्रतीक स्मॉल a। 10 की पावर -15 फेम्टो, प्रतीक स्मॉल f। 10 की पावर -12 पीको, प्रतीक कैपिटल P। 10 की पावर -9 नैनो, प्रतीक स्मॉल n। 10 की पावर -6 माइक्रो, स्मॉल u। 10 की पावर -3 मिली, प्रतीक स्मॉल m। 10 की पावर -2 पूर्व प्रत्यय सेंटी, प्रतीक स्मॉल c। 10 की पावर -1 पूर्व प्रत्यय डेसी, प्रतीक स्मॉल d।